गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप सब अच्छे होंगे, खैरियत होंगे और बी सेफ कोरोना। अब 10th के एग्ज़ाम तो पता ही है आपको, सबके कैंसिल हो गए हैं। बच्चे 11th में आ गए हैं, तो 11th में आ गए तो हमें ज़्यादा लेट करना नहीं, क्योंकि सिलेबस स्टार्ट करना कॉमन सी बात है। ठीक है, तो हम जो सिलेबस में जो स्टार्ट करेंगे 11th क्लास के अंदर, वो पहले हम पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ताकि तुमको थोड़ा सा स्टार्टिंग में चीज़ें समझ में थोड़ा सा इजीली आ जाएंगी। क्योंकि अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन पहले करवाता तो उसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन है, तो हमें थोड़ा प्रैक्टिस सेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। मतलब बोर्ड के कॉन्टेक्ट में आप अपने को ज़्यादा आना पड़ेगा। अगर नहीं खुलती हैं तब तो एक अलग बात है, पर पहले मैं वो चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा जिसमें आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज हम जो नया जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का करेंगे हम अपने पास में। वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल एंड टेक्निक वाला जो है वो चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट जो चैप्टर अपने पास में है। ठीक है, और सबसे पहली बात कि जो बच्चे कनेक्टेड नहीं हो पाए हैं, जिन बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में कनेक्शन नहीं हो पाया है, तो आप अपने साथ के वाले बच्चों को प्लीज़ इन्फॉर्म कर दें कि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो प्लीज़ आप ग्रुप में एडमिन बने, ग्रुप में से जुड़ें, क्लासें लें, ताकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो और आपको ये लगे ना कि स्कूलें नहीं चल रही। कहने का मतलब हम यहाँ पर सेम वैसा ही पढ़ेंगे जैसा स्कूल में। ये मान लो आपको ऐसा फील करवा दूंगा कि आप ऑफलाइन ही पढ़ रहे हो। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ऑफलाइन हो रहा है। ठीक है, और फिर भी किसी बच्चे को अगर यहाँ पर थोड़ा सा लगता है कि सर दिक्कत आ रहा है, राइटिंग में दिक्कत है या वॉल्यूम में दिक्कत है, थोड़ा स्पीड में दिक्कत है, तो आप बेझिझक मेरे को इन्फॉर्म करें। मेरे पर्सनल नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, जो भी डाउट है वो डाउट ले सकते हैं आप। ठीक है, तो प्लीज़ आप अपने साथ के जो बच्चे हैं उनको भी इन्फॉर्म करें, ग्रुप में जोड़ें। ठीक है, ताकि होमवर्क आपको कुछ छूटे ना आपका, क्योंकि 11th शुरू हो गए तो 11th स्कूल में तो हो नहीं पाई स्टार्ट। यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर और एक एक करके धीरे धीरे करते हम आगे बढ़ेंगे। और फिर भी कोई अगर डाउट अगर आपको लगता है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ सारी वीडियो देखें, नोटबुक तैयार करें। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ जो और कुछ बातें हम बीच में वीडियो के बीच में भी करेंगे, बताता रहूँगा जो आपकी काम की बातें हैं। तो हम जो नया चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो 11th के अंदर, वो है अपने पास में यूनिट नंबर है 12 है, यूनिट नंबर 12 है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, उसके प्रिंसिपल और कुछ टेक्निक प्रोसेस जो प्रैक्टिकल वाले हैं, प्रैक्टिकल प्रोसेस है, उनके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर। जब चैप्टर की एंडिंग में आएगा सभी प्रिंसिपल वो बीच में आएंगे, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें हम आईपीसी वगैरह जो आपने 10th में नहीं पढ़ पाए थे वो मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा। थोड़ा सा आईपीसी किस तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आईपीसी हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो खास बात अपने पास में हम बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन की। किसकी बात करते हैं हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। चैप्टर का क्या करेंगे हम, इंट्रोडक्शन। अगर हम टॉपिक डालता हूँ थोड़ा स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में हम जो सबसे जो चीजें जो जरूरी हैं, एक कार्बन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब और वो भी किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाने से पहले जो अपने पास में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में जो एलिमेंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसका नाम है कार्बन। ठीक है, उस कार्बन के बारे में थोड़ी सी चीजें हम आपको बताएंगे। मतलब इस इंट्रोडक्शन जो करेंगे वो इसी भाई साहब का हम सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे। कार्बन में एक खास प्रॉपर्टी होती है, आपने 10th में भी शायद पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं हम कैटनेशन। कार्बन में खास प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटनेशन के नाम से जानते हैं। कैटनेशन मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग। कैटनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर कार्बन कार्बन के साथ में क्या करता है, कार्बन कार्बन जो एटम होता है वो अपने खुद के साथ क्या करता है, सेल्फ लिंकिंग, मतलब खुद को खुद से जोड़ने की
जो टेंडेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की, उसकी ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कैटेनेशन कहलाती है। और ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो सबसे बेटर, सबसे बेस्ट अगर किसी एलिमेंट में अगर है तो वो कौन है, कार्बन है। वो कौन अपने पास में, कार्बन है, सबसे बेटर जो प्रोबेबिलिटी है। मतलब उसके पीछे भी लॉजिक क्या क्या होता है कि इसके पीछे लॉजिक जो लगता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन की सबसे बेस्ट इसलिए होती है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होता है ना, उस बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बाकी के अदर ऑफ एलिमेंट जो हैं जो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं उनके कंपेयर में इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, वो स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब मजबूत होती है, हाई होती है। इसी वजह से कार्बन कार्बन जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ में जुड़ करके क्या बना लेता है, मैनी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिनके बारे में हम आगे चलते चैप्टर के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कार्बन की अपनी एक स्पेशल जो नेचर थी वो क्या थी, कैटेनेशन के बारे में हमने बात की। मतलब खुद को खुद से जोड़ने की टेंडेंसी क्या कहलाती है, कैटेनेशन कहलाती है। ठीक है, ये कार्बन की इसकी अपनी खास प्रॉपर्टी, और इसी वजह से यहाँ पर मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो बनेंगे, और उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो वही स्टडी क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। तो अब मैं बात करता हूं यहाँ पर इसी के अंदर आगे चल करके जो टर्म है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक का देखो हिंदी मतलब होता है, ऑर्गेनिक मतलब होता है कार्बनिक, कार्बनिक। केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन, मतलब कार्बनिक कंपाउंड के बारे में, ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होता है, कार्बन होता है, इनके बारे में क्या करना, स्टडी करना। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किताबी अगर लैंग्वेज में हम बोलें तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वह शाखा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील्स द स्टडी ऑफ, मतलब केमिस्ट्री की वह शाखा जिसके अंदर सीधी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मतलब ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील्स द स्टडी ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन कंटेन होता है, मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। समझे, मतलब हमने बात करी चैप्टर के इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन में हमने क्या कहा कि कार्बन जो होता है उसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं हम कैटेनेशन बोलते हैं। कैटेनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर एक एलिमेंट अपने साथ जोड़ सकता है, खुद को खुद से जोड़ने की टेंडेंसी जो होती है वो कैटेनेशन कहलाती है। वो कार्बन की सबसे बेटर होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्यों होती है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ करेक्टर होता है वो बाकी के अदर ऑफ एलिमेंट के कंपेयर में थोड़ा सा मजबूत ज्यादा होता है, इजीली ब्रेक नहीं होता, तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। फिर मैंने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसी वजह से हम यहाँ पर मैनी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर हम आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील्स द स्टडी ऑफ और मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किन की, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, वो क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। फिर बोलता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंस होता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंस होते हैं, उनको हम कंपाउंड को क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से हम उनको जानते हैं। ये इनका टर्म था। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब सर ये कहता है कि सर सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सर मिला कब या बना कब, और कहां से मिला और कहां बना। नेक्स्ट बात, किसको मिला और किसने बनाया, ये चीजें जो है मैं आपको यहां पर बताऊंगा इसके अंदर। अब क्या होता है कि अपने पास में यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसकी साइंस लगभग 200 साल पुरानी है। वैसे तो बहुत साल पुरानी है, पर जब बात की जाती है कि फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड जब मिला ना, उसको बीते हुए 200 साल हो गई, लगभग 200 ईयर जो है उसको बीत चुके हैं। जब फर्स्ट टाइम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में किसी ने डिस्टिंग्विश करवाया, बताया कि कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है,
और दोनों फॉर्म में बताया। दोनों फॉर्म का मतलब कि नेचर में कहाँ से मिलता है, और अगर मुझे सिंथेसाइज करना हो तो कैसे करते हैं, इन सबको बताए हुए लगभग 200 साल हो गई है। तो और ये बताने वाले 2 लोग थे, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बातें करूंगा मैं, और उन्होंने कैसे ये चीजें बताई उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूं, देखना भाई। देखो अब मैं बात करता हूं सर यहां पर किसकी, वो सर देखना अपने पास में कि सर यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इनका जो सोर्स जो अपने को मिला था, वो सोर्स क्या क्या हो सकता है। वो सर सोर्स जो होता है इनका एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, और मिनरल्स भी हो सकते हैं। मिनरल्स मतलब नेचर के अंदर जो अर्थ क्रस्ट फॉर्म होती है उनके अंदर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल सकता है, मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड अपने को मिल सकता है। कहने का मतलब ये है मेरा। अब ये इन सब के अंदर कैसे मिला, इन चीजों को समझने के लिए 2 अलग अलग लोग अपने पास में यहाँ पर आते हैं, जिसमें अपने पास में पहले अपने पास में जो 1780 के अंदर जो केमिस्ट आया, जिसका नाम था अपने पास स्वीडिश केमिस्ट था, जिसको बर्जिलियस हमने बोला। बर्जिलियस क्या कहता है, वो सर बर्जिलियस कहता है, बर्जिलियस आता है 1780 में, और ये कहता है कि सर अपने पास में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं वो अपने को ऑब्टेन्ड होते हैं कहां पर, बोल सर इन नेचर के अंदर, ठीक है। नेचर मतलब नेचुरल लिविंग के अंदर जो नेचुरल जो थिंग्स होती हैं उनके अंदर अपने को ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है। तो 1780 में बर्जिलियस क्या कहता है कि जो मैन होता है ना, बोल उसने कहा कि सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मेंस के अंदर मिला, आदमी में मिला, ठीक है। कैसे मिला, तो वो कहता है कि भाई आदमी के अंदर जो होता है वो यूरिन, सब बच्चे जानते हैं यूरिन आदमी प्रोड्यूस करता है। यूरिन के अंदर एक कंपाउंड मिलता है जिसको बोलते हैं यूरिया, और उसने उस यूरिया को क्या नाम दिया, बस यूरिया जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। फिर उससे पूछा गया कि सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यूरिया है ये आदमी में कैसे बना, आप कैसे पता लगाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और कैसे बना, इसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है। भाई यूरिया का फॉर्मूला तो ये होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है, इसलिए इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में रख दिया गया। फिर उससे पूछा गया कि बनता कैसे है, तो बर्जिलियस बोलता है कि सर वहां पर एक थ्योरी लगती है, उस थ्योरी का नाम होता है विट्टल फोर्स थ्योरी। क्या नाम है थ्योरी का, विट्टल फोर्स, मतलब शॉर्ट फॉर्म अगर हम देखें तो VFT थ्योरी। बर्जिलियस कहता है विट्टल का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, जो दिखता नहीं है, मिस्टीरियस टाइप का। मिस्टीरियस मतलब जो हो रहा है पर दिख नहीं रहा। बर्जिलियस कहता है कि आदमी ह्यूमंस जो बॉडी होती है उसके अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स लगता है, और उस फोर्स के थ्रू ह्यूमंस बीइंग के अंदर क्या होता है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मतलब एक ऐसा फोर्स जो अब हम मेजर नहीं कर पाते, पर उस फोर्स के थ्रू आदमी के अंदर क्या बनता है, यूरिन बनता है, और उस यूरिन के अंदर क्या प्रेजेंस होता है, यूरिया होता है, प्रेजेंट होता है, और यूरिया जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और किस थ्योरी के थ्रू बर्जिलियस ने समझाने की कोशिश करी, विट्टल फोर्स थ्योरी के थ्रू, कि भाई एक ऐसा विट्टल फोर्स थ्योरी मतलब एक ऐसी थ्योरी के बारे में वो बात करता है कि भाई एक ऐसा फोर्स जिस फोर्स के थ्रू ह्यूमंस बीइंग के अंदर क्या होता है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब वो फोर्स कैसा है, कैसे लगा, वो किसी को नहीं पता। तो मतलब ये चीजें हजम नहीं हुई भाई, हजम कैसे होंगी भाई, मेरी बॉडी के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन हो रहा है तो आपको हजम कैसे होगा कि भाई कैसे, आप समझाओ ना सर, हमें समझ नहीं आएगी। भाई बन गया पता है, यूरिन प्रोड्यूस करते हैं ये भी पता है, पर वो बन कैसे रहा जब तक उसके प्रोसीजर को समझाने का आप तरीका नहीं बताएंगे कैसे बना, तो चीजें हजम नहीं हो रही ना कि भाई इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है भी या नहीं है। तो मतलब एक टाइम के बाद में आकर के ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई भाई, मतलब संतुष्टि वाला काम यहाँ पर हो नहीं पाया।
इस संतुष्टि जब हो नहीं पाई तो इस कमी को पूरा करने के लिए एक सेकंड आदमी की एंट्री होती है 1828 के अंदर। कुछ टाइम के बाद में, मतलब 30 40 50 साल के बाद में, 20 इसका हो गया 28, मतलब 48 साल के बाद में एक आदमी जो साइंटिस्ट है उसकी एंट्री होती है जिसका नाम है होलर। अब होलर अपनी थ्योरी में क्या कहता है उसकी मैं बात करता हूँ, ठीक है। पहले बर्जीलियस आया 1780 में, उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो नेचर में मिलता है, नेचुरल सोर्स के थ्रू हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कौन सा था? बोल सर यूरिया होता है, जो कहाँ मिलता है? यूरिन में मिलता है। फिर बोल बनता कैसे? बोल उसने कहा कि एक ऐसा फोर्स लगता है जिस मिस्टीरियस फोर्स जिसको हम बोलते हैं, उस फोर्स के थ्रू यूरिया का फॉर्मेशन होता है, इसलिए नाम क्या पड़ा? बोल सर विटल फोर्स थोड़ी पड़ा, पर संतुष्टि यहाँ पर हो नहीं पाई, कमी यहाँ रह गई। इस कमी को समझाने के लिए नेक्स्ट कौन आता है? होलर आता है। उस होलर के बारे में बात और कर लेते हैं, देखना भाई। नेक्स्ट साइंटिस्ट की एंट्री होती है अपने पास में, किसकी? होलर। कब? इससे। बोल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो कमी बर्जीलियस के अंदर रह गई थी उस कमी को हम पूरा कर लेते हैं और बोल हम लैब के अंदर इसको सिंथेसाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? बोल लेबोरेटरी के अंदर हम क्या कर देंगे? इसको सिंथेसाइज कर लेते हैं। वो उसको सिंथेसाइज करने के लिए हमारे पास में कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट अपने को चाहिए होंगे। तो उसने साल्ट क्या लिया? इनऑर्गेनिक। बोले एक इनऑर्गेनिक साल्ट उसने लिया अमोनियम का क्लोराइड, सब बच्चे जानते होंगे अमोनियम क्लोराइड। दूसरा उसने लिया पोटेशियम साइनेट, KCNO पोटेशियम साइनेट। दोनों का उसने एडिशन करवाया, KCl बाहर हो गया और मुझे मिल गया अमोनियम साइनेट। KCl बाहर हो गया और क्या मिल गया? अमोनियम साइनेट मिल गया। फिर उसने क्या किया कि इस अमोनियम साइनेट को बनाने के बाद में उसने इस अमोनियम साइनेट का करवा दिया थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या करवा दिया भाई? थर्मल डिकम्पोजिशन उसने करवा दिया, ठीक है। जैसे इसका डिकम्पोजिशन हुआ तो ये अपने आप को किसमें चेंज कर लेता है? वो सर यूरिया के अंदर। वो सर ये है जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कौन कर रहा था? बर्जीलियस कर रहा था। बोलो वो बॉडी में बनता है, ये सबको पता है। कैसे बनता है ये किसी को नहीं पता था उस टाइम, अब पता है, उस टाइम नहीं पता था। पर उसको पता लगाने के लिए बोल कोई दिक्कत नहीं, बॉडी में कैसे बना है वो नहीं बता पाया, कोई दिक्कत नहीं, पर लेबोरेटरी में कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कैसे पता लगा? बोले सुने अब आता है कि बोल सर आप 2 साल्ट पकड़ो, एक अमोनियम क्लोराइड पकड़ लो, दूसरा क्या पकड़ो आप? पोटेशियम साइनेट पकड़ो और दोनों का एडिशन करवा दो आप। और क्या करेंगे? बोले सर अमोनियम साइनेट में क्या किया आपने? चेंज कर दिया और उस अमोनियम साइनेट कंपाउंड का आपने क्या करवा दिया? थर्मल डिकम्पोजिशन करवाया। डिकम्पोज करवाते क्या मिल गया मेरे को? यूरिया मिल गया। समझ गए? आई होप आपको समझ में आ रहा है होगा। फिर भी किसी बच्चे को अगर लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत अगर है, कहीं भी दिक्कत लगे, आप मेरे को मैसेज करके इन्फॉर्म कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। और नोटबुक साथ साथ बनाते रहें, जो भी चीज़ों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं। वैसे मैं नोटबुक होमवर्क के लिए मैं आपको PDF भेज दूंगा नोटबुक तैयार करने के लिए। चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, जहाँ भी लगे कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही है मैं आपसे वहाँ पर बात कर लूँगा आपसे, ठीक है। और भाई कोरोना का पता नहीं है कब तक रहने वाला है, तो आप प्लीज़ बी सीरियस, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें, क्योंकि भाई जिस हिसाब का सिस्टम हो रहा है ना, तो पता नहीं क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे कहाँ जा रही है, कोई पता नहीं। 10th के बच्चे 11वीं में हो गए, 12th का भी कोई अता पता नहीं अभी होगा कि नहीं होगा, ठीक है। वो तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। आपने बहुत मेहनत करी है, ऐसी बात नहीं कि आपने नहीं करी, पर थोड़ा सा ना आप अब नेक्स्ट वाला जो कोई जो कैरियर वाली क्लास है, जो सीनियर क्लास 11 12 है, जो कैरियर अपॉर्चुनिटी को लेकर बड़ी सीरियस है, वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप, क्योंकि कैरियर जो शुरू होगा ना वो इन्हीं क्लासों से शुरू होगा, ठीक है। सिलेक्शन अच्छा चुने, जो भी स्ट्रीम आप चुनना चाह रहे हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी आप, ठीक है। अपना एम अपना मोटो फिक्स करके रखें माइंड में, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि तुमको ज़िंदगी में क्या करना है, समझे। अपना एम मोटो फिक्स करके रखें और उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए अपने रास्ते से भटके ना, चलते रहें, समझे मेरी बात को। मतलब डिगना नहीं है भाई, जो मन में ठान रखा उसको पूरा करके ही दम लेना है। और ये तब हो पाएगा जब अपने काम के प्रति आप सीरियस होंगे,
ईमानदारी से काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन के साथ में झूठ बर्दाश्त नहीं है। जो बच्चा इसके साथ में बेईमानी करेगा वो कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं सकता, एक्चुअलिटी है। क्योंकि एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जो एक बच्चे को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा सकती है, या किसी आदमी को, बच्चे की बात नहीं, किसी भी आदमी को ग्राउंड से एक हाई लेवल तक पहुँचा सकती है। और ऐसे बहुत से दुनिया में एग्जाम्पल हैं जिन्होंने एजुकेशन ने उनको बहुत कुछ दिया है, ठीक है। तो प्लीज़ आप सीरियस रहें। अब नेक्स्ट टॉपिक, तो ये तो भाई हो गया सिंथेसाइज अपने पास में। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ किसकी, कार्बन के अंदर उसकी वैलेंसी को लेकर के। तो अब कार्बन के बारे में धीरे धीरे बात करते चलेंगे हम, देखना भाई। नेक्स्ट अपने पास में है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है, मतलब शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में हम बात करते हैं। कार्बन की वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी मतलब कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, सब बच्चे जानते हैं। कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो होता है 4, और इसी के आधार पर नाम दिया गया टेट्रावैलेंट कंपाउंड। कौन होता है? कार्बन होता है। टेट्रावैलेंट क्यों होता है इसका मतलब भी बता देता हूं। टेट्रा मतलब कि कार्बन का जो वैलेंस सेल है, वैलेंस जो सेल होते हैं उनके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो किसी भी एलिमेंट के साथ में इलेक्ट्रॉन की क्या कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं और 4 बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब कार्बन का हर बच्चा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानता है। एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s का 2, 2s का 2, 2p का 2। तो ये एक सेल है, तो ये 2s में अपने पास में 2 हैं और 2p ये 2 हैं। समझे मेरी बात को? एनर्जी सिमिलर है, तो कहने का मतलब हो गया शेयरिंग। कितने अनपेड हो गए? 4, s और p। और इसी शेयरिंग के आधार पर कार्बन को यहाँ पर जो कंपाउंड, जो कार्बन का जो कंपाउंड है अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन की भाई s और p ऐसे सिंगल बॉन्ड सारे शेयरिंग कर रहे हैं, तो कॉमन सी बात है। तो ये बनने वाला कंपाउंड जो हाइब्रिड होगा वो कैसा हाइब्रिड होगा? sp3 हाइब्रिड होगा, ठीक है। जो मतलब टेट्रावैलेंसी के अंदर जो कंपाउंड होते हैं वो sp3 हाइब्रिड होते हैं। अगर सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड अगर अपने पास में है। फिर वो कहता है कि सर यहाँ पर कार्बन जो कंपाउंड होते हैं अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं बात करूँ तो कार्बन के अंदर 3 टाइप का हाइब्रिडेशन होता है। किसके आधार पर? वो सर बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर कार्बन को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम? 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो कार्बन 3 टाइप का होता है। एक कार्बन होते हैं sp3 हाइब्रिड, जिसको हम कैटेगरी में रखा है एल्केन वाले में। एक होते हैं sp2 कार्बन, मतलब ये होते हैं एल्कीन, मतलब डबल बॉन्ड वाले। फिर एक कार्बन होते हैं sp, जिसके अंदर हमने बोला है एल्काइन वाले, ठीक है। मतलब जनरल फॉर्म में कार्बन का कभी भी हाइब्रिडेशन निकालना हो ना, तो कार्बन के सराउंडिंग के नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिन लो। अगर कार्बन का सराउंडिंग नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर 4 अगर है तो sp3 हाइब्रिड, 3 अगर है तो sp2, और अगर 2 अगर है तो sp हाइब्रिड। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मीथेन है, तो मीथेन मैंने लिया, तो मीथेन के सराउंडिंग, कार्बन के सराउंडिंग कितने सिग्मा? 1 2 3 4 सिग्मा, मतलब कैसा हाइब्रिड है? sp3 हाइब्रिड है। इस sp2 वाले की बात करें तो जैसे मान लो कि मैंने डबल बॉन्ड वाला ले लिया, मैंने देखो ये अपने पास में मैंने एल्कीन मतलब इथीन ले लिया, तो ये सिग्मा 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 इन सब की पर्टिकुलर पढ़ूंगा मैं। इथीन के बारे में कैसे बनता है, क्या स्ट्रक्चर होती है, सब केमिकल प्रॉपर्टी सब आएंगी, जब बात करेंगे हम इनको डिटेल से सब। सिग्मा ये पाई सिग्मा सिग्मा, समझे? पाई बॉन्ड मतलब जब भी मल्टीपल कार्बन कार्बन के बीच में जब भी मल्टीपल बॉन्डिंग बने ना, तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही रहना, बाकी सब पाई है। अगर जैसे मान लो डबल बॉन्ड अगर है तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो सिग्मा 1 रहना, पाई कितने हो गए? 2 हो गए। सिग्मा पाई के बारे में भी हम बात करेंगे, बात की बात है, ठीक है। कैसे बॉन्ड बनता है उसके बारे में हम बात करेंगे, समझे मेरी बात को? तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड वाला कार्बन हो गया अपने पास में? 3 सिग्मा का मतलब हो गया sp2 कार्बन। समझ गए मेरी बात को?
और यहाँ है sp, मतलब ये sp देखो सिग्मा, अगर हम बात करेंगे तो सिग्मा 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 सॉरी सिग्मा बीच वाला है और ये पाई है, ये पाई है, सिग्मा कितने सिग्मा हो गए 2, मतलब sp। इसका हिसाब से जो sp3 होता है वो कैसी शेप बनाता है, वो बनाता है टेट्राहेड्रल से। कैसी शेप बनती है रे, टेट्राहेड्रल शेप बनती है। ये कैसी शेप बनती है, वो सर sp2 हाइब्रिड की शेप बनती है ट्राइगोनल प्लेनर वाली। और ये जो शेप बनती है ये बनती है कैसी वाली भाई, लीनियर से। कैसा बनता है ये, लीनियर से बनता है। समझ गए मेरी बात को, ये कैसा शेप बनेगा, लीनियर शेप का फॉर्मेशन होता है। जैसे एक्चुअल में मैं थोड़ा सा ना आपको सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, सुनना मेरे पास, ठीक है। तो आई होप, देखो मैंने क्या कहा, टेट्रावैलेंसी कार्बन की बात की, तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है क्योंकि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके s और p सबसेल में। उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के कंट्रीब्यूशन के आधार पर ये कार्बन जो होता है 3 टाइप का हाइब्रिडेशन शो करता है, एक sp3, एक sp2 और एक sp। sp3 में चारों सिग्मा बॉन्ड अगर चारों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो sp3 होगा, 3 कर रहे हैं तो sp2 और 2 कर रहे हैं तो sp वाला फॉर्मेशन वहां पर होता है। sp3 वाले की शेप जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, sp2 वाले की ट्राइगोनल प्लेनर होती है और इस वाले की शेप होती है लीनियर। ये सब मैं आपको डिटेल से जब हम नेक्स्ट चैप्टर जब हाइड्रोकार्बन वाला एक पढ़ेंगे, जिसमें हम 4 टाइप के हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करूंगा, एक मैं एल्केन, एक एल्कीन, एक एल्काइन और एक हम बात करेंगे बेंजीन के बारे में, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड जैसे किसी भी एलिमेंट के अंदर सिग्मा बॉन्ड अगर बनाना है तो सिग्मा बॉन्ड के लिए अंदर पार्टिसिपेट करने वाले जो ऑर्बिटल होते हैं वो s और p ऑर्बिटल होते हैं। सिग्मा बॉन्ड के अंदर s और p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर लेता है, p कौन सा वाला, z वाला, ठीक है। और पाई बॉन्ड के अंदर जब भी बनता है तो पाई बॉन्ड के अंदर सिर्फ p ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं, sp पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता, p पार्टिसिपेट करता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, तो सिग्मा बॉन्ड के अंदर होने वाली जो ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल के बीच की ओवरलैपिंग, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल की अपनी एक शेप होती है। s की ज्योमेट्री होती है स्फेरिकल, p की जो शेप होती है डम्बल शेप। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हमेशा हेड टू हेड ओवरलैप होता है। हेड टू हेड मतलब अगर एस के बीच में सिग्मा बन रहा है तो ऐसे ओवरलैप कर लेगा, पी के बीच में सिग्मा बन रहा है तो इस तरीके से ओवरलैप कर लेगा। तो इस अलोंग टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो ये तो सिग्मा बॉन्ड होता है। और पाई बॉन्ड जब भी बन रहा होता है तो पाई बॉन्ड क्या होता है कि पाई बॉन्ड के अंदर साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, कैसे, इस तरीके से, ठीक है। ये साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, एक्सिस के परपेंडिकुलर ऑर्बिटल क्या करते हैं, आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। जब इनकी ओवरलैपिंग इस तरीके से होती है तो इस तरीके से जुड़ जाते हैं। समझ गए मेरी बात को। तो ये थोड़ा डिटेल से पढ़ाऊंगा जब बाद में टाइप्स ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड आएगा तब, ठीक है। थोड़ा सा जानना जरूरी है। हेड टू हेड मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मेरा हाथ है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग मतलब इस तरीके से, समझ गए मेरी बात को, इस तरीके से ओवरलैपिंग। ये इलेक्ट्रॉन देखो मेरा ये वाला हाथ भी, फिर ये वाला हाथ भी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये कहलाती है सिग्मा बॉन्डिंग कहलाती है। और जहां पर देखो यहाँ इन होने वाला इंटरेक्शन मजबूत होगा, कॉमन सी बात है दोनों के अंदर, ठीक है। आप यहाँ हाथ मिल गया, देखो मिला हुआ, पकड़ा हुआ, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। साइडवेज वाले पाई बॉन्ड जो होते हैं वो साइडवेज इस तरीके से, आपको लग रहा है कि मजबूत है, मजबूत नहीं है। देखो आप कभी अपने हाथ के यहाँ से लगाओ, अगर कोई भी आदमी अगर आपने ऐसे हाथ जोड़ा हुआ है तो इसको इजीली क्या कर सकता है, सेपरेट पॉसिबल हो सकता है कम एनर्जी के साथ में। तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। इसको तो बोलते हैं हम पाई बॉन्डिंग। और ऐसे जो ओवरलैपिंग होती है इस तरीके से, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्डिंग। समझे मेरी बात। तो साइडवेज ओवरलैपिंग और सिग्मा बॉन्डिंग के बारे में हमने बात की। तो मैंने कहा कार्बन की 4 वैलेंस से 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे, शेयरिंग करेंगे। चारों अगर शेयरिंग करते हैं तो sp3 हाइब्रिड, 3 शेयरिंग करते हैं तो sp2, और अगर 2 शेयरिंग करता है सिंगल बॉन्ड में तो क्या होगा, sp होगा, ठीक है। sp3 वाले एल्कीन होते हैं, sp2 वाले एल्कीन होते हैं और sp वाले होते हैं क्या, एल्काइन अपने पास में। सिग्मा बॉन्ड हमेशा हेड टू हेड ओवरलैप बनता है, ठीक है। और पाई जो बॉन्ड होते हैं वो साइडवेज ओवरलैपिंग से बनते हैं। पाई बॉन्ड वीक होते हैं, सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो आपको दिख भी रहा होगा, देखो यहाँ पर ये साइड से कर रहा है इस तरीके से, वहां पर हेड से हेड कर रहा है, तो मजबूत बॉन्ड
सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसा होता है, वीक होता है, ये बात करी हमने यहाँ पर कंपोनेंट को लेकर के। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर को लेकर के। ठीक है, यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की अगर कोई दिक्कत अगर आती है, चीज़ें कुछ समझ में नहीं आती हैं, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें कि सर सिग्मा पाई बॉन्ड अगर आपको नहीं आया है समझ में तो मैं समझा दूंगा कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल आप हर बच्चा जानता होगा। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल 4 टाइप के होते हैं अपने पास में, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ। और इसी टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल के आधार पर पीरियोडिक टेबल को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में मिलने वाले जो एलिमेंट होते हैं ना, वो एस ब्लॉक के होते हैं, पी ब्लॉक के होते हैं, डी ब्लॉक के होते हैं और एफ ब्लॉक वाले होते हैं। समझे मेरी बात को? तो उसी के आधार पर यहाँ भी हमने डिवाइड कर दिया। सबकी अपनी अपनी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है। एस ब्लॉक वाले की अपनी होती है, पी ब्लॉक वाले की अपनी स्ट्रक्चर होती है, और डी वालों की अलग होती है, और एफ वालों की अलग होती है। तो मैंने जनरल बताया कि एस का शेप स्फेरिकल होता है, पी का डम्बल शेप होता है, डम्बल टाइप का, जैसे शिव जी का डमरू होता है ना 2 साइड का, ऐसे डम्बल शेप होता है। ठीक है, और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जब भी बनेगा तो साइड ऐसे ओवरलैपिंग कर लेगा। समझे मेरी बात को? और जब पाई बॉन्ड बनेगा तब ऐसे करेगा। समझे मेरी बात को? दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। ठीक है, मैंने कहा कि सिग्मा बॉन्ड में एस और पी जेड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर लेते हैं। सिग्मा सिर्फ एस और पी, सिग्मा में एस पार्टिसिपेट कर सकता है। पी जो होता है वो पाई जो बॉन्ड बनता है वो पी में ही बनता है। एस पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि पी की 3 टाइप होती हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, एक्सिस के आधार पर, एक्सिस सर बच्चा जानता है, मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो, ठीक है, 10th में भी पढ़ा है आपने। 3 एक्सिस होते हैं, 3 एक्सिस के अकॉर्डिंग एक ऐसा होता है, समझे मेरी बात? किस तरीके से होता है, एक ऐसा होता है। समझे? तो ये हो गए 3 एक्सिस। एक परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल वैरी करता है, एक इस तरीके से वैरी करता है। तो ये सीधा वाला, मतलब अगर मैं बात करूँ तो देखो ये अगर ऐसा है, ये एक्सिस है, एक एक्सिस तो ऐसा होगा, तो ये तो हेड टू हेड ओवरलैप हो गया। एक एक्सिस इस एक्सिस के ऐसा होता है परपेंडिकुलर, तो ये साइडवेज, तो ये अगर आप ये पी एक्स हो गया, ये आपका मानो पी वाई हो गया, और ये पी जेड है। समझे? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि थोड़ा डाउट अगर है तो प्लीज़ डाउट को क्लियर करें, चीज़ों को समझें, नोट डाउन कर लें, कॉपी बनाएं, कॉपी चेक होगी, घर पे फॉर्म करूँगा। ठीक है, होमवर्क कंप्लीट चाहिए, क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हम भी चाहते हैं कि आप भी मेहनत करो। अदरवाइज हमारी ये मेहनत कोई काम की नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें लास्ट ईयर हुई कि टीचरों ने इतनी मेहनत करी, बच्चा या पेरेंट्स जो है वो बोल रहा है बच्चों ने देखा नहीं या ये नहीं किया। तो कोशिश है कि हम बेस्ट एजुकेशन आपको दें ऑनलाइन के माध्यम से। स्कूलें खुल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, पर वही सेम कुछ आपको यहाँ पर हम ऑनलाइन देने की कोशिश करेंगे जैसा ऑफलाइन में होता है। तो प्लीज़ अगर आप सीरियस होकर पढ़ोगे ना तो आपका आउटपुट अलग होगा। काम करो, ईमानदारी से काम करो। फिर भी किसी बच्चे को कहीं डाउट लगता है तो आप बताओ कि सर ये इसकी सुधार की गुंजाइश है, आप ये सुधार कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया मैंने टॉप चैप्टर का, नेक्स्ट में थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, एक एक करके टॉपिक करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, बाय।